mark on करो। बंगाल वॉज देन अ लार्ज एंड द रिच प्रोविंस इन इंडिया, ठीक है, उसमें हर चीज का एडवांस उसमें थे, ट्रेड से लेकर कॉमर्स, और रीजन भी वो बहुत ज्यादा काफी बड़ा हुआ था, ठीक। और दूसरा सी पोर्ट उसके बहुत करीब था, तो इस हिसाब से वो काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड माना जाता था। अब यहां से फरमान इनका चालू होते हैं। पहला फरमान इन्हें देता है शाह शुजा, ठीक, कब देता है? 1651 में, जो कि होता है सूबेदार ऑफ बंगाल। वो उन्हें क्या करता है, टू ट्रेड इन बंगाल इन रिटर्न ऑफ एन एनुअल 3000 रुपीज में उन्हें फैक्ट्री सेटअप करने के लिए देता है 4 जगह। कहाँ? हुगली, कासिम बाजार, पटना एंड राजमहल। ये याद रखना, ये स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन आ सकता है कि शाह शुजा ने उसमें कौन कौन से उन्हें 4 जगह दी थी। तो कौन कौन सी? हुगली, कासिम बाजार, राजमहल और पटना, ठीक है। अब उन लोगों के ना थोड़ा सा ग्रीवांसेस होने चाहिए थी, क्योंकि चेक पोस्ट पे उनकी बहुत ज्यादा चेकिंग और सब का था, तो उसकी शिकायत लेके भी शाइस्ता खान के पास ये लोग जाते हैं 1682 में, ठीक है। 1682 में शाइस्ता खान के पास जाते हैं, जो कि उस समय क्या होता है, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक, कि हमारी सीक रिड्रेसल ग्रीवांसेस की उनकी जो शिकायतें थी कि हमें टोका जाता है, ये सब करा जाता है, परमिशन होने के बावजूद भी हमें रोक रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उसकी शिकायत लेके वो कंप्लेन लेके किसके पास जाते हैं? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान उस समय कौन होता है? गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक। अब आते हैं लास्ट, इनका जो सबसे था, इन्हें 3 जगह की जमींदारी मिलती है, जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस। 3 विलेजेस कब मिलती है? औरंगजेब देता है उन्हें 1691 में। 1691 में उन्हें औरंगजेब 3 जगह की जमींदारी देता है 3000 रुपए पे, ठीक है। नोट्स में 300 लिखा होगा, उसे 3000 कर लेना, ठीक। उसके बाद क्या देता है उन्हें? ड्यूटी फ्री पूरी, 3000 तुम एनुअल पे करो और ड्यूटी फ्री पूरा हो जाओ। अब ये लोग इतने अपॉर्चुनिटीज थे कि कहीं भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती थी उसे मिस नहीं करते थे ब्रिटिश। तो एक लेडी थी, उनका नाम था शोभा सिंह, ठीक है। वो कहां की जमींदार थी? जमींदार ऑफ वर्धमान, ठीक है। देखो बंगाल में ना वी नहीं होता, बी हो जाता है, ठीक है। अगर बंगाल के हिसाब से मैं विवेक नहीं विवेक हूंगा, ठीक है। तो ये वर्धमान था, उसमें एक लेडी थी जिनका नाम था शोभा सिंह। अब शोभा सिंह क्या करती हैं? वो अगेंस्ट किसके चली जाती हैं? मुगल्स, ठीक है। मुगल्स के अगेंस्ट में होने के कारण ब्रिटिश क्या कहते हैं कि देखो ये तो आपके अगेंस्ट में जा रही है, इन्हें हम ठिकाने लगा देते हैं, ठीक है। जो इनकी सुल्तानाती वाली जगह है ये हमें दे दो, ठीक है। अब इनकी सुल्तानाती वाली जगह भी ले लेते हैं, और 1698 में इनसे 3 चीज और ले लेते हैं जमींदारी 3 विलेज की। और पहले किस किस की ले रखी थी? यही तो 3 विलेज वाली बात बता रहा हूं, सुल्तानाती, गोविंदपुरा और तीसरा कहां? कालीकता, ठीक। तो इन 3 जगह की इनके पास विलेजेस आ जाती है। और जो शोभा सिंह का भी जो उनके पास जमीन और वो सब होती है, वो सब का भी ये लोग ले लेते हैं। तो एक तरीके से इनका एक्सपेंशन इस फॉर्म में चल रहा था। फरमान पे तो ले ही रहे थे, जो दूसरे की जमीन और जो भी कुछ मुगल के बगावती उसमें जा रहे थे, उनके भी प्रॉपर्टी वो ले रहे थे, ठीक। शोभा सिंह, a जमींदार ऑफ द वर्धमान who rebelled against the Mughals, gave an excuse to the company to fortify their settlement at कहां पे? सुल्तानती में, ठीक है। सुल्तानती वाली जगह ली, 2 और कौन सी ली? गोविंदपुरा और कालीकटा, ठीक। अब जो फेमस फरमान आता है जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं लोग, फेमस फरमान ऑफ फारुखशियार, जिसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा वर्ड तुमने इससे पहले कहीं सुना है? कहां? चलो मैं बता देता हूं, पॉलिटी में। कहां सुना मैग्ना कार्टा?
फंडामेंटल राइट, ठीक। आर्टिकल 12 से 35 35 तक उन बीच में कहा सुना किसके उसमें राइट टू। मैग्ना कार्टा वर्ड सबसे पहले आया था 1200 में, एक जॉन करके एक वो थे। उसमें क्या था कि जो किंग होता था तो उसके आसपास के जो जितने नोबल्स थे उन्हें ये लगा कि किंग जैसा कहता वैसा ही होता, कोई ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी का अपना पर्सनल कोई ऐसे अधिकार होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए जो उनसे कोई भी नहीं ले सकता, इवन किंग भी नहीं ले सकता। तो फर्स्ट टाइम उस किंग ने इन्हें अलाउ करा था कि ठीक है कुछ ऐसे राइट्स हैं जो मैं तुम्हें देता हूं और वो राइट्स तुमसे इवन मैं भी नहीं ले सकता, किंग होने के बावजूद मैं भी नहीं ले सकता। भले ही वो बात अलग है कि किंग कुछ साल में पलट गया और कह रहा है चलो हटो, लेकिन वहां से एटलीस्ट एक स्टार्टिंग हुई कि ये सब भी राइट्स दिए जा सकते हैं। तो अमेरिका में जाके वो बिल ऑफ राइट्स हो गया, हमारे यहाँ के फंडामेंटल राइट्स हो गया। तो जॉन करके था कुछ 1215 में के टाइम में। अब तुम इसी में देखोगे क्या? $1215 के टाइम में किंग जॉन करके था, उसमें भी ये लिखा है किंग जॉन। छोड़ो ना, अपने को क्या जितना बता दिया उतना ही आएगा। ठीक, अब इस पे फोकस करो। फेमस फरमान ऑफ फारूखशियार, यही लिखा है ना, तो मैंने भी तो किंग जॉन ही बताया, बस तुमने एक इंग्लैंड लगा लिया। तो 1715 में क्या होता है, जॉन सनमैन ने क्या किया होता है, पटना की फैक्ट्रीज वाज सेंट टू द फारूखशियार के कोर्ट में उसे भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि एक फरमान ले आओ। और इस बार का फरमान छोटा नहीं था, वो बहुत लंबा चिट्ठा उठा लाता है, वो ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी कर दो हमारे लिए, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, सब कुछ। तो इसीलिए जब उसमें सारी उनकी विशेष पूरी कर दी गई तो इसीलिए उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। वैसे तो एक बात रियलिटी ये होगी पर्दे के पीछे वाली कि फारूखशियार का लड़का उस समय बीमार था और वो सही नहीं हो रहा था कहीं से, किसी से भी। ब्रिटिश में आ चुकी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब अब वो साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और इन सब में आगे बढ़ चुके थे और ये भाई साहब अपने लड़के को झाड़ फूक करा के परेशान हो गए होंगे, इन्हें कोई मिल नहीं रहा होगा, वो लाया होगा डोलो या पैरासिटामोल, उसने खिला दी होगी और ये ठीक हो गया। उसके बाद से ये खुश था कि चलो इन्होंने मैं लड़का बनाया। तो उन्होंने फारूखशियार ने एक फरमान जारी किया, उसमें लिखा ईस्ट इंडिया कंपनी वुड बी एग्जेम्प्ट ऑफ ऑल टैक्सेस फॉर ट्रेडिंग इन बंगाल फॉर अ फी ऑफ 3000 रुपीज पर एनम। 3000 रुपए दो, पूरे टैक्सेस उन सबसे एग्जेम्प्ट। ठीक, पहला। दूसरा, इन्होंने क्या इशू कर दिया, इन्हें दस्तक कंपनी के लिए, कंपनी इज परमिटेड टू इशू दस्तक। अब कंपनी के पास राइट है कि वो दस्तक इशू कर सकती है। अब आगे जब तुम पढ़ोगे बैटल ऑफ बक्सर और प्लेसी और सब में, तो ये मिसयूज ऑफ दस्तक तुम देखोगे। पासेस मतलब जैसे कि अगर मेरा माल जा रहा है, लगेज जा रहा है, कार्गो पे जा रहा है, सब जा रहा है, तो मेरे पास पासेस होंगे और वही पासेस मैं किसी को और को भी दे दूंगा, मतलब पासेस ये पास हो रहे हैं। ठीक, वो भी ट्रेड करने लगे, वो करने लगेगा, तो इससे क्या होगा, उन्हें तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो ये करप्शन की तरफ होगा। यही तुम्हारी जो तुम पूछ रहे थे ना वो कि इकोनॉमी रिवर्स कैसे होती है, मर्चेंटाइज वो करके हाँ, तो उसमें जो रिवर्स होती है वो ऐसे ही होती है। ठीक है, द कंपनी इज परमिटेड टू, अब कलकत्ता के आसपास की जो जमीन थी वो लैंड पे ये जितनी मर्जी चाहे वो ले सकते हैं। ठीक, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस, टैक्स ड्यूटीज इन कहाँ, हैदराबाद और मद्रास में। बस उन्हें क्या करना है, वहां पे रेंट पे करना है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना, अब सिर्फ रेंट देना है। हाँ, सूरत में उन्हें थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ रहा था, वहां 10K, क्योंकि सूरत शुरू से हब है बिजनेस का, तो वहां पे 10,000 उन्हें टैक्स के तौर पे देना था, बाकी उन्हें कहीं जगह नहीं। और तो और जब मुगल के टाइम में जो करेंसी छपती थी
जो करेंसी बनती थी उसका भी टेंडर इन्होंने खुद ही ले लिया था। कंपनी कॉइन्स मिंटेड एट बॉम्बे टू बी कंसिडर्ड करेंसी इन द मुगल एम्पायर। ठीक, तो ये इनके फरमान में थे, जिसने इन्हें एक तरीके से मोटिवेट कर दिया कि अब हम जहां चाहें तो कर सकते हैं, बस हमें टैक्स तो देना नहीं है। कुछ अमाउंट है, सेलेक्टेड अमाउंट है, 3000 रुपीज का, 10,000 का, कहीं तो हमें कुछ वो भी नहीं भरना, सिर्फ रेंट भरना है जहां की हम जमीन ले रहे हैं उसका। ठीक, यह था सारा हाल ब्रिटिश का। ठीक, अब इसके बाद ब्रिटिश के बाद कौन आते हैं? अब इनकी कराते हैं हम लड़ाई। तो 1664 में फ्रेंच के जीन कॉल्बर्ट, ठीक, ये क्या फाउंड करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, जैसे हम लोग कंपनी का नाम डालते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनका था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब तुम नोट्स में भी देखोगे, उसमें देखोगे तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो अलग थी, मतलब फ्रेंच वाली लैंग्वेज थी। तो ये जो कॉल्बर्ट था इनका जो आया था, ये मिनिस्टर था। ठीक, लुइस 14 के उस पे, फ्रेंच किंग के उसमें मिनिस्टर था, तो उसी को इसने भेजा था, मतलब लुइस 14 ने भेजा था अपने मिनिस्टर को कि यहाँ पे आओ और सेटअप करो। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस ये लोग कंपनी कैसे लिखते हैं? जैसे हम लोग कंपनी कैसे लिखेंगे, ये होगी हमारी स्पेलिंग। इनकी कंपनी की COMPAGNIE, डैश इंडिस ओरिएंटल्स। ठीक, तो ये वर्ड देख के ऐसा मत करना कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं, कुछ नहीं, बस वो फ्रेंच लैंग्वेज है। ठीक, उसी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे वो लोग। इनका क्या काम था, एम क्या था कि जो मेडागास्कर वाले पोर्शन है उसमें फिर से ये रिवाइव कर सकें फ्रेंच कॉलोनीज को, और ईस्ट इंडीज की साइड ये लोग एक्सपेंड कर सकें। ब्रिटिश को कितनी ईयर की मोनोपोली मिली थी इनिशियल स्टेज पे, और उसके बाद इंडेफिनिट पीरियड। इन्हें कितने ईयर की मोनोपोली मिली? 50। अच्छा, लिखा हुआ है 50 years की मोनोपोली मिली। Monopoly was granted of 50 years on French trade in the India and the Pacific Ocean। मतलब इंडियन और पैसिफिक ओशियन पे उन्हें कितने साल की मोनोपोली मिल गई? 50 years। वैसे जिसने भी दी थी किंग ने, वो बहुत विजनरी था, उसको पता था इससे साल ज्यादा टिकेंगे नहीं। अब देखो, इन्होंने भी ट्रेडिंग फैक्ट्री कहां बनाई? मसूलीपट्टनम में। ठीक, फ्रांसिस कैरन थे, एक और बंदा था उनके साथ, मैकेरा, जो कि पर्शियन आदमी था, उसके साथ मिलकर इन्होंने ट्रेडिंग फैक्ट्री बनाई। और उन्होंने भी पेटेंट लिया किससे? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। दे फाउंडेड अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम आफ्टर ऑब्टेनिंग अ पेटेंट फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। ठीक, फिर इन्होंने टाउनशिप बनाई, पौंडीचेरी की फाउंडेशन की। 1674 में पौंडीचेरी को फाउंड किया था, लेकिन उससे पहले शेर खान लोधी कौन था? द गवर्नर ऑफ वलीकोंडापुरम, जो कि बीजापुर सुल्तान के अंडर में था। ठीक है, उससे परमिशन ली और इन्होंने पुडुचेरी कब बनाई? 1674। अब पुडुचेरी पे कितने क्वेश्चन हो गए? पोर्चुगीज से लेकर सब। अब इनके फेमस कौन कौन से सेंटर थे पुडुचेरी वाले रीजन के? माहे, कराईकल, बंगाल की साइड उधर जाओ तो कासिम बाजार, उड़ीसा में इस समय बालासोर, ये वाले रीजन इनके मेनली फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे। किसके? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। कौन कौन से? माहे, कराईकल, बालासोर और कासिम बाजार। अब देखो, जब तुम लोग कार्नेटिक वॉर भी पढ़ोगे तो ये चीज देखोगे कि इनका मसला तो स्टार्ट यूरोप में होता है,
बट अब यही चीज है ना कि आदमी को गुस्सा होता है, कहाँ का गुस्सा कहाँ उतारते हैं। तो ये जब इनकी लड़ाई होती थी ऊपर, ये लफड़ा करते थे नीचे। इनकी यहाँ लड़ाई हुई और यहाँ पे इन्होंने आतंक मचाना चालू कि एक दूसरे को कहां से किस भी तरीके से सेटबैक दे सके। ठीक, वैसे एक बार बताऊं, ये मैप में ही ऊपर नीचे, हकीकत में ऊपर नीचे कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी मतलब रेसिस्ट माइंडसेट कह लो यूरोपियन का, कि अपने आप को ऊपर रख दिया, हम सबको नीचे कर दिया। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? अर्थ कैसे है? जियोड शेप में ना, तो ऊपर नीचे क्या होगा? अब देखना ग्रीनलैंड को, देखना साइज देखो ग्रीनलैंड का, इंडिया से बड़ा जा रहा है कितना सा? है क्या? क्रिश्चियन क्या, पूरे इब्राहिम रिलीजन में, इस्लाम में भी हुई था। सर उसी के हिसाब से अरे और तो और, जिसमें उसने एक बंदे ने आवाज भी उठाई थी, उसे भी फांसी दे दी थी। अब उसकी आत्मा कितनी किलसती होगी ना कि फांसी तुम सबको मिलनी थी और तुमने दे कैसे दी मुझे। देखो यही होता है, रिलीजन में तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। रिलीजन में तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो चीज एग्जिस्ट कर रही है वो कर रही है। बोल दिया तो या तो तुम जाओगे या तो तुम, हाँ धर्म में तुम क्वेश्चन कर सकते हो। रिलीजन और धर्म अलग है। इन अंग्रेजों को धर्म का असली मीनिंग नहीं पता लगा, इसलिए सब में इन्होंने रिलीजन कह दिया। हमारा जो कल्चर, जो इंडिया का लैंड का है, वो रिलीजन में नहीं है, वो धर्म में। रिलीजन में तुम नॉर्म्स एंड वैल्यूज एस्टेब्लिश है। तुम अपने धर्म में बता दो कि फाउंडर कौन था। फाउंडर कौन था सनातन का? फाउंडर कौन है बताओ? कोई नहीं। कौन सी बुक है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास 4 वेद हैं, पुराण और भी हैं। तो ये वे ऑफ लाइफ है। किसी और उसमें कि मेडिटेशन के थ्रू भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो तुम। तुम्हें मंत्रों के द्वारा भी अगर तुम्हें चाहिए तो उससे भी तुम अपनी चीज इच्छा पूरी कर सकते हो। जिससे कुछ नहीं आता वो सिर्फ नाम ही, उससे भी कुछ हो सकता है। मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुम जैसा भी करोगे वैसा ही होगा। कोई तुम्हारे उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है इस पे कभी और। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, देखो फ्रेंच की जो सिचुएशन थी वो काफी ब्रेक होना चालू हो जाती है विद द आउटब्रेक ऑफ द वॉर। देखो इन्हें सब पीट रहे थे, डच वाले भी पीट गए थे। फिर विद द आउटब्रेक ऑफ द वॉर बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच, द डच इनसे पौंडीचेरी वाला एरिया था, माहे काइकल, वो भी छीन लिया था इन्होंने। कब? सिक्सटीन 93 में। कौन सी ट्रीटी में? ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास पे पढ़ा रहा है। विक है ये, विक, RYSWICK, WICK जगह है ये फ्रेंच से डच वालों ने। फिर ट्रीटी होती थी, ठीक है। उस ट्रीटी में फिर देखो, इनकी ट्रीटी में एक चीज कॉमन दिखेगी तुम लोगों को। जो भी लड़ा, चाहे कितने साल लड़ाओ, लड़ने के बाद क्या करते थे? ठीक है अब पुराने सेटलमेंट कर लेते, जो तुम्हारे पास था तुम्हारे पास रहेगा, जो मेरा था वो मेरा रहेगा। इतने साल क्या करते थे भगवान जाने। उस बीच में क्यों लड़ते थे, क्या चाहिए था, क्या मोटिव था, वो इनका कुछ नहीं। फिर हुई ट्रीटी में, एंड रीस्टोर्ड पौंडीचेरी
टू द फ्रेंच। इस ट्रीटी में फिर फ्रेंच और डच गैरिसन हेल्ड ऑन इट टू फॉर द 2 years। 2 साल का और उसे कार्यकाल मिल गया, वो चला रहा था। बेसिकली आओ तुम लोग कार्नेटिक वॉर पे। फ्रेंच हो गया, ब्रिटिश हो गया, अब इनकी लड़ाई कराते हैं। इनकी आपसी कोई मतलब नहीं था। इन्होंने, ब्रिटिश वालों ने क्या कर रखा था, अपनी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से स्टेबल कर रखी थी। दुनिया में कहीं भी अनस्टेबल करनी होती थी या गवर्नमेंट देखते थे अनस्टेबल होने वाली है, वहां कूद जाते थे। मतलब अपना खा पी के घर से निकलते थे गुंडागर्दी करने। अपना घर, अपना सब कुछ सेफ है, अब बाहर निकलेंगे और वो सब करेंगे। वही हुआ कार्नेटिक वॉर में। देखो उस कार्नेटिक वॉर के रीजन के पीछे क्या था, निजाम जो था आसफ जाह वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। ठीक, अब इन्हें दिखने लगा था कि ये निपटा और हम गिद्ध जैसे होते हैं ना कि मरा और हम खाना चालू। तो इनकी नजर यही हो गई थी कि निजाम जो था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। निजाम वॉज एंगेज इन बैटलिंग, और उधर मराठा लोग थे वेस्टर्न वाले में, तो मराठा भी अटैक कर रहे थे। दूसरा, जो मराठा किंगडम तंजौर प्रोवाइडेड द पेशवा ऑफ द पूना एन एक्सक्यूज फॉर द इंटरफेरेंस व्हेनेवर ही प्लीज। दूसरा, हैदराबाद डिक्लाइन हो रहा था, तो जो ये मुस्लिम एक्सपेंशन था भारत में, अब वो भी खत्म होने के उस पे आ रहा था। तो पूरी तरीके से कार्नेटिक वॉर कह लो या इंडो फ्रेंच वॉर कह लो या कर्नाटका वॉर, ठीक, तीनों बात एक ही है। बात समझ में आई? हमारे धरती पे, इंडिया के उस पे ये तय हो गया था कि हम लोग डिटेरिएट हो रहे थे पॉलिटिकल वे में, और ये लोग स्ट्रेटेजी बना के बैठे थे, कोई हो तब हो। इनकी लड़ाई होती है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होती है 1740 to 48। बेसिकली ये वॉर थी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियन की कैपिटल, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या? अभी तो बोला, अच्छा आवाज नहीं आई। ऑस्ट्रिया की कैपिटल इसी में गए थे क्या? 1 नंबर तुम्हारा वियना। और ऑस्ट्रेलिया की तुम लोग एक काम करो, मजाक नहीं सही में, केबीसी नैनो आती है, मैप की बुक है पूरी, केबीसी नैनो, कैनबेरा केबीसी नैनो, वो ले आओ और डेली एक एक पेज या 2-2 चीज जो भी इंटरेस्ट हो तुम्हारा उसमें से करना चालू करो। ठीक, उसमें सब कुछ दे रखा है, तुम्हारे स्ट्रेट, पोर्ट, माउंटेन्स, रीजन, पीक्स, स्ट्रेट, सब कुछ। ठीक, उन्हें एक एक करना धीरे धीरे चालू करो, और तुम लोग थोड़ा तेज। तो बेसिकली क्या होता है, 1740 to 48 में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होती है, जो कि होती है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब कि ऑस्ट्रिया में सक्सेसर की लड़ाई हो रही थी, और ये लोग चाह रहे थे कि एक हमारा बन जाए, इंग्लैंड वाले चाह रहे थे हमारा बन जाए, तो फ्रेंच और इंग्लैंड फिर आमने सामने हो गए। तो वो कोई ऐसा उत्तराधिकारी और ऐसा सक्सेसर बैठाना चाह रहे थे जो उन्हें फेवर करे। ठीक, अब देखो ये लड़ाई, फाइट स्टार्ट होती है, वॉर स्टार्ट होती है 1740 में। हमारे यहाँ नहीं हो रही, ये हो रही यूरोप में। मसला हमारे यहाँ आएगा 46 से। हमारे यहाँ कब आएगा? 46 से। ठीक, इसमें बर्नेट साहब होते हैं, ये प्रोवोक कर देते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, ये प्रोवोक कर देते हैं। ये उनकी जितनी शीप थी वो सब थी, उन्हें डुबो देते हैं या पकड़ लेते हैं। ठीक, अब फ्रेंच रिटेलिएशन में क्या करते हैं, मद्रास को सीज कर लेते हैं। ठीक, भाई इनका मॉरिशस पे कैंप था, ये तुरंत गवर्नर को लगाते हैं, भाई मैसेज भेजते हैं, भाई ले आओ जहाज, लड़ाई हो गई। वो तुरंत पहुंचते हैं फ्लीट लेके पूरी, ऐसे ही कहते हो और क्या। ठीक, वो पूरी फ्लीट अपनी लेके पहुंचते हैं और मद्रास कैप्चर कर लेते हैं।
जब तक अंग्रेज समझ पाते तब तक इन्होंने मद्रास कैप्चर कर लिया। फिर इनके उसका नाम था आइसले ऑफ फ्रेंच, जो इनकी फ्लीट थी, आइसले ऑफ फ्रांस। ये मद्रास में कैप्चर कर लेते हैं। अब देखो, जैसे ही मद्रास कैप्चर होता है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, लड़ाई चालू हो जाती है। इनकी साइड से सबसे अच्छा जो स्ट्रेटेजी बनाने में था, जो एक लीडर था और जिसे कहा जाता है थिंक टैंक, वो था डुप्ले। ठीक, प्रोनाउंसिएशन में डुप्ले ही है, वैसे उसके लास्ट में एक्स भी आता है, वैसे उसे डुप्ले कहते हैं। ठीक, जो कि फ्रेंच गवर्नर था, कब से? पुडुचेरी में 1741 से। ठीक, अब वो क्या करता है, मॉरिशस वाले की हेल्प से आता है, इन्हें रेस्क्यू करता है और फ्रेंच 46 में क्या करते हैं, मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जो कैप्टन होता है, कैप्टन पैराडाइज, जो फ्रेंच आर्मी का होता है, वो किसे हरा देता है? आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा था? ब्रिटिश। ठीक, अभी मैं बताऊंगा सेकंड कार्नेटिक वॉर में क्लियर हो जाएगा कि फ्रेंच किसे सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, और ये किसे सपोर्ट कर रहे थे। तो लेकिन स्टार्टिंग में ही ये लोग ब्रिटिश वाले किसे सपोर्ट कर रहे थे? अनवरुद्दीन को। ठीक है, और ये अनवरुद्दीन हार जाते हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर अद्यार। ठीक, अब होती है एंड वॉर का एंड। ठीक, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का होता है, वहां पे जो होना होता है उसे चूज कर लेते हैं वो लोग, और फिर ये लोग ट्रीटी कर लेते हैं। बेसिकली ये वॉर फ्रेंच जीत गया होता है। ठीक है, डुप्ले की स्ट्रेटेजी और सब में, तो बाद में वो कहते हैं ठीक है। कब होती है ट्रीटी? फिर 1748 में। ट्रीटी का नाम क्या होता है? एक्सला शैपले है वो, लेकिन हाँ हिंदी में लिखोगे तो चैपल है वो, वैसे एक्सला शैपले है। ठीक, तो ट्रीटी याद रखना कि ट्रीटी एंड होती है किस उस पे? ट्रीटी ऑफ एक्सला शैपले या ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले। ठीक, मैंने फिर बताया कि इनकी ट्रीटी में क्या हुआ करता था, जो जो जीता है वो वापस कर दो। ठीक है, तो पता नहीं 6 साल से लड़के हुए थे। अब क्या होता है, मद्रास किसने जीता था? फ्रेंच ने। किसे चला जाता है? ब्रिटिश को। तो इन्हें क्या मिलता है? क्यों? ये टेरिटरी हार गए थे नॉर्थ अमेरिका की, वो इन्हें वापस मिल जाती है। ठीक, यहां से दे के वहां पा गए। क्लियर नहीं भाई? सन में जब ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ एक्सला शैपल 1748 में, तो मद्रास वापस आ गया ब्रिटिश के पास, और इनके पास वहां नॉर्थ अमेरिका की जो कॉलोनीज थी, गॉट देयर टेरिटरीज इन द नॉर्थ अमेरिका। क्लियर? यहां तक इनकी फर्स्ट वॉर खत्म होती है। ये लोग शांति बैठे होते हैं कि ठीक है चलो अब लड़ाई नहीं करेंगे, थोड़ा पॉलिटिकल मजबूत होते हैं फिर लड़ेंगे। तब तक क्या होता है, उस टाइम का मुगल एम्परर जो होता है मोहम्मद शाह, और फाउंडर ऑफ हैदराबाद जो होता है निजाम मुल्क होता है, जिसका नाम था असफ, दोनों मर जाते हैं। ये अभी रेस्ट ही कर पाते हैं, तब तक ये दोनों मर जाते हैं। फिर ये लोग चालू, ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, इनस्टेबिलिटी आ गई है। तो अब ये चाहते हैं कि कोई ऐसा राजा बने जिसका सपोर्ट हम करें, हमारे सपोर्ट से कोई बन जाए, या जो जीतने वाला हो, या जो हम ऐसा अलायंस बना लें और हमारा अलायंस जीत जाए। ठीक, तो सबसे पहले इमीडिएट कॉज में यही आएगा कि जो मुगल एम्परर था मोहम्मद शाह और फाउंडर ऑफ हैदराबाद, निजाम मुल्क कहते थे उसे, ठीक है, असफ जाह फर्स्ट, वो मर जाते हैं। अब इससे क्या होगा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो इस वैक्यूम को क्रिएट करने के चक्कर में, वो भरने के चक्कर में ये लोग अलायंस करना चालू कर देते हैं। सेम ईयर, उसी साल, एक चंदा साहिब होता है, जिसे जो कि सन इन लॉ भी होता है और दोस्त होता है अली खान का, उसका दोस्त भी होता है, दामाद भी होता है।
तो मराठा रिलीज करते हैं चंदा साहिब को, बल्कि चंदा साहिब कहता है मैं भाग के आया हूं, ये मराठा कहता है मैंने रिलीज ही करा, लेकिन वो सब में आके बताता नहीं मैं भाग के आया हूं वहां से। ठीक, तो मराठा भी पूछते हैं कि भाई इतने साल क्यों नहीं भाग पाया। तो चंदा साहिब होता है नवाब ऑफ कर्नाटक। तो अब जो सीट होती है द सीट ऑफ आरकोट, जो कि कैपिटल है किसकी, कर्नाटक की, मतलब कर्नाटका की कैपिटल थी आरकोट। ठीक, वो किसके पास थी, अनवरुद्दीन के पास। अब मैं तुम्हें बताता हूं कौन किसके अलायंस में था, अनवरुद्दीन के पास थी। ठीक, अब अनवरुद्दीन के उस पे क्लेम कौन करता है कि ये सीट मेरी है, क्योंकि मैं चला गया था, अब मैं वापस आया हूं तो अब मेरी। कौन करता है, चंदा साहिब। अब ऐसे याद रखना, ब्रिटिश एमसी के साथ होते हैं और फ्रेंच एमसी के साथ होते हैं, ब्रिटिश एनए के साथ होते हैं, निल नॉन एसेट्स के साथ। ठीक, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं। एम से मुजफ्फर जंग, सी से चंदा साहिब। तो फ्रेंच किसकी साइड थे, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, और ब्रिटिश के साथ कौन थे, नजीर जंग और अनवरुद्दीन। अब ये लड़ाई होती है, नजीर जंग को थ्रोन मिल जाता है, बट ही वॉज चैलेंज बाय द मुजफ्फर जंग, जो कि सन इन लॉ होता है निजाम का। फ्रेंच किससे सपोर्ट कर रहे थे, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब। ब्रिटिश किसे कर रहे थे, नजीर जंग और अनवरुद्दीन। ठीक, अब लड़ाई चालू होती है 1749 में, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ, लिखा था मैंने कहा, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ अंबर। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ अंबर क्या होता है, दिख रहा है, नहीं, ठीक, अंबर में कंबाइंड आर्मी जो होती है चंदा साहिब और मोहम्मद जंग की, वो हरा देते हैं नजीर जंग और अनवरुद्दीन को, और इसी में अनवरुद्दीन को मार देते हैं। ठीक, क्लियर, यहां तक क्लियर, कोई डाउट? अच्छा, अब ये मर गया तो इसकी पोस्ट तो खाली हो गई, ये भी था तो ये भी कहीं कुछ होल्ड कर रहा होगा, इसकी भी खाली हुई। तो अब जो मुजफ्फर जंग था वो क्या बन गया, ये जो था सूबेदार, सूबेदार ऑफ डेक्कन, मतलब दक्कन का पूरे सूबेदार बन गया। ठीक, और जो चंदा साहिब था वो क्या बन गया, नवाब ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का नवाब बना, और कुछ एरिया पुडुचेरी का, जिसमें 80 विलेजेस आते थे। बात समझ में आई? फिर से रिपीट करूं, अनवरुद्दीन मर गया, चंदा साहिब उसकी जगह बैठ गया। चंदा साहिब क्या बना, सूबेदार ऑफ, नहीं, मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग क्या बना, सूबेदार ऑफ डेक्कन, दक्कन का सूबेदार बना। और चंदा साहिब क्या बना, और पुडुचेरी का, जिसमें 80 विलेजेस आते थे। ठीक, और कुछ एरिया उड़ीसा पोस्ट के इंक्लूडेड मसूलीपट्टनम। अब देखो इन्हें क्या मिला, ये भाई साहब, इन भाई साहब को पुडुचेरी और वाला एरिया मिल गया, और नवाब बन गए कर्नाटक के। तो फ्रेंच को क्या मिला, देखो वो बनाया तो वो तो वहां के किंग ने बनाया, इन्हें क्या मिला, मुगलों ने भी इसे बाद में, मुगलों का खुद ही बन गए थे ये लोग, यहां से लेकर कृष्णा रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक का। सूबेदार मुजफ्फर जंग किसी के अंडर में होता है, कहीं उसका हेड होता है। वैसे कहा तो जाता था कि जो किंग रूल कर रहा है जैसे मुगल, तो उसी में रहता था, बट इस समय इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, जो था वो ही मर गया था, तो इसीलिए इसे लगा अभी जो है नीचे वाला एरिया मैं पूरा कर लूं। सूबेदार मतलब पूरा एरिया अब इसका ही है। ठीक है, और दूसरा उसे सपोर्ट मिल ही रहा है चंदा साहिब का, जो उसका अलायंस था। अब देखो फ्रेंच को क्या मिलता है, अब बताता हूं। कोई भी इन दिस एंटायर वर्ल्ड नथिंग इज फ्री, यू हैव टू पे। अब इन्हें बारी थी मुजफ्फर जंग इन्हें पे करने की, और ये तो इसी फिराक में बैठे थे, लड़ो तुम, मरो कटो तुम,
हमारे पास पीछे से सपोर्ट है, ठीक है, हम आर्मी और वो सब भेज देंगे। अब डुप्ले क्या करता है, चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब यहां से चढ़ावा चढ़ना चालू होता है, जिसमें उड़ीसा के कोस्ट इंक्लूडिंग मसूलीपट्टनम फ्रेंच को मिल जाता है, सीडेड बाय द फ्रेंच। ठीक। दूसरा, जो मुजफ्फर जंग होता है, एक सेकेंड, मुजफ्फर जंग होता है, वो फ्रांसीसी कंपनियों को 5 लाख रुपए देता है। ठीक। फ्रांसिस कंपनी कौन सी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा, वो वहां के सोल्जरों को 5 लाख रुपए देता है। और जो डुप्ले था वो खुद 2 लाख रुपए लेता है कैश, और 1 लाख रुपए का सिल्वर, गोल्ड, मटेरियल, मतलब इस काइंड ब्राइब टाइप की चीजें इसमें ले लेता है। 2 लाख का कैश, 1 लाख उसका काइंड टाइप में, जिसमें गोल्ड भी होगा, सिल्वर भी होगा, बहुत ज्यादा महंगी जो ये सब होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, वो सब। ठीक। और डुप्ले खुद को गवर्नर बना लेता, मतलब एक तरीके का, कहां से कहां तक का, मुगल एम्पायर का ऑनरी गवर्नर बना लेता है। कहां से कहां तक? कृष्णा रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक, कृष्णा रिवर से कन्याकुमारी तक। और फ्रेंच आर्मी जो, अब इसे क्या पढ़ोगे तुम लोग, वैसे तो इसका नाम कैस्टेलनाउ था, मार्क्वेस द्वीप, क्या पढ़ोगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? हाँ, बस्सी मान लो इसे, वैसे एक बस्सी वो भी है ना, मैं भी देखने गया था उसका। वॉज स्टेशन एट हैदराबाद टू सिक्योर, सही था शो, मतलब टू सिक्योर फ्रेंच इंटरेस्ट देयर। देखो वो भी मूड पे है तुम्हारे, कि तुम्हारा मूड